बात करूं कि शुद्ध जल अगर इस शरीर को चाहिए तो कहां से मिलेगा? तो गैया वही प्रदूषण वाली जल को पीती है, फिर पेट में वह जल जाकर के प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद दूध के रूप में हमें मिलता है। इस दूध में से जल के हिस्से को अलग कर लें आप। कैसे करेंगे? बहुत सरल काम है। दूध को उबालिए, उबालने के बाद दूध वाष्प बनेगा, इस वाष्प को ठंडा कर लीजिए तो फिर जल मिल जाएगा। और इस जल का केमिकल एनालिसिस करके देखिए आप, शुद्ध जल की गुणवत्ता जैसी होती है, बिल्कुल 100% दूध से निकला हुआ जल ऐसा ही होता है। इसी वातावरण में रहने वाली वो गाय है, वही रासायनिक चीजें खा रही है, लेकिन उनका पेट अद्भुत है, अद्भुत है। उसमें से जो ठोस निकलता है शुद्ध मिट्टी है, उसमें से जो जल निकलता है शुद्ध जल है प्रकृति का। तो ऐसा अनाज जो गाय के गोबर और गोमूत्र आधारित है, गोबर खाने का यह भी एक विधान है शास्त्रोक्त कि गाय के गोबर पर पौधा उगाइए, गाय के गोबर के सारे मिनरल्स उस पौधे में जाते हैं, उससे उस पौधे में फल फूल और अनाज लगता है, और वह अनाज बिल्कुल शुद्ध मिट्टी होता है। ऐसा शुद्ध मिट्टी जैसी मिट्टी से यह शरीर बना हुआ है। तो मिट्टी से मिलने वाले सारे पोषकता, सारे मिनरल्स, विटामिन्स, सब कुछ गाय के गोबर से मिल सकता है। गाय के गोबर को खाने का एक और दूसरा विधान है। गाय के गोबर को सुखाइए, कंडा बनाइए, जला करके राख कर दीजिए। राख होने के बाद उस राख में 46.6% ऑक्सीजन है। पानी में घोल दीजिए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बहुत हल्के होते हैं, सहज रूप में पानी में घुल जाएगा और उसका जो ठोस है वो जल में नीचे बैठ जाएगा। ऊपर के पानी को निथार लीजिए, उस पानी में 5 घंटे तक ऑक्सीजन वर्तमान रहता है। चूंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत हल्के होते हैं, 3 घंटे के बाद उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उड़ने लगते हैं, और उड़ने के बाद 5 घंटे के बाद उसमें कुछ नहीं बचता है। तो अगर हमारे शरीर को ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम भस्म का पानी पी सकते हैं। भस्म के पानी का हमने बहुत सारे मरीजों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल करके देखा। कैंसर के मरीजों को भस्म का जल पिलाता हूँ तो मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किए कि अगर किसी कैंसर के मरीज को केवल गौमूत्र और उसमें कुछ वनस्पतियां अगर दी है हमने, और उसमें रिकवरी में अगर उसको 6 महीने का समय लगा है, और उसके साथ अगर हमने भस्म को दिया है, तो वह रिकवरी 4 महीने में पूरा हो गया है। हमने इसका प्रयोग टाइफाइड के ऊपर किया, डायरिया के ऊपर किया, और अब तो लगभग सभी बीमारियों में गोबर का जो भस्म है वह हमारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। चाहे शरीर में कोई भी बीमारी हो, ऑक्सीजन की कमी तो रहती है, ऑक्सीजन का संतुलन तो खराब रहता है। तो यह जो गाय का गोबर का बना हुआ भस्म है, यह दुनिया की एक अद्भुत औषधि के रूप में दुनिया में स्थापित हो सकती है। इस पर अगर हम लोगों ने मिल करके, भारत का जो बिल्कुल यंग जो जनरेशन है, अगर इस क्षेत्र में आगे आ करके और थोड़ा सहयोग अगर हमारी सरकारों से अगर मिल जाए, और इस भस्म को हम दुनिया की एक अद्भुत औषध के रूप में स्थापित करने में अगर सफल हो जाएं, तो गाय के 3 करोड़ गाय का गोबर अगर भस्म में रूपांतरित हो जाए, और दुनिया में जो ऑक्सीजन पीने की जो भूख है, ऑक्सीजन पीने के लिए जो ऑक्सीजन के पार्ले खुल रहे हैं, एक बार ऑक्सीजन पीने के जो 3-3 हज़ार रुपये लग रहे हैं, अगर इस पूरी इंडस्ट्री पर अगर हमने कब्जा कर लिया, तो मुझे लगता है कि गैया का एक गव्य काफ़ी है इस देश को फिर से धनवान बनाने के लिए। और इसी के साथ जो है, मुझे लगा कि सदियों पहले हमारे ऋषियों ने जो यह सूत्र दिया, गो में वसती लक्ष्मी, वह पूरा सच है। और आने वाले समय में जो आज दुनिया की जो ज़रूरत है ऑक्सीजन, उसकी पूर्ति यह गैया ही कर सकती है।
इसके सिवाय इस दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जिस जीव के शरीर में ऐसा रूपांतरण का काम होता हो। दूध अगर जल चाहिए तो गाय के दूध से निकला हुआ जल से शुद्ध जल इस पूरी धरती पर आपको कहीं नहीं मिल सकता। और यह तो बिल्कुल ऐसी चीज है कि आप भी इस पर से रासायनिक विश्लेषण करके इन चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें निकल करके एक एक करके आई, इसको मैंने धीरे धीरे पाठ्यक्रम में जोड़ना शुरू किया है और चिकित्सा के क्षेत्र में इसको मुख्य औषधि के रूप में जोड़ना शुरू किया है। पूरे भारत में लगभग 25 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में हमारे गुरुकुल के पढ़े हुए गव्यसिद्ध डॉक्टर हैं और पूरे देश में 9 गुरुकुल अभी चल रहे हैं। जैसे कांचीपुरम गुरु जो हमारा मुख्य गुरुकुल है, इसका विस्तार हमने धीरे धीरे करना शुरू किया है। आपके महाराष्ट्र में भी सांगली के पास औदुंबर में गौशाला है, उस गौशाला को चलाने वाले सुभाष भाई हैं आपके बीच उपस्थित, इनके यहाँ इसकी पढ़ाई हमने शुरू की है। आपके महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में इसकी पढ़ाई शुरू की है। इस तरह से भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि भारतवासी इसको पढ़ें, इसको समझें और समझने के बाद भले ही वो कुछ करें या ना करें, लेकिन अपना जीवन निरोगी जरूर कर लें। और ऐसा अगर हम भारतवासी कर पाए तभी शायद हम उस स्वप्न को पूरा कर पाएंगे जिस स्वप्न में हमारी देश की सरकारों ने एग्रीमेंट किया है कि 2020 तक इस भारत को निरोगी कर देना है या हर भारतवासी को जो है वो चिकित्सा उपलब्ध कराना है। लेकिन अभी तक जो चल रहा है ट्रेंड और जिस ट्रैक पर सरकार चल रही है, जिस चिकित्सा माध्यम के हिसाब से चल रही है, इसमें तो कोई गणित ही नहीं बैठता है। कुल भारत की 127 करोड़ जनसंख्या में 12% लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए 60 लाख करोड़ प्रति वर्ष खर्च होता है। कल्पना कर लो आप कि अगर 127 करोड़ जनसंख्या को अगर चिकित्सा सुविधा मुहैया की जाए तो कितने रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। 12% लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए हमारे देश में 17 लाख डॉक्टर हैं, 17 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं और 17 लाख अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जिन डॉक्टरों को सरकार कहती है कि झोला छाप डॉक्टर हैं। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि असली डॉक्टर तो वही 17 करोड़ हैं जिनको सरकार कहती है कि झोला छाप है। वो झोला छाप नहीं है, बल्कि बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ, आम आदमी का दर्द महसूस करने वाला वह चिकित्सक है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दो तो पूरे देश में लगभग 30 से 34 करोड़ डॉक्टर होते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, और पूरे भारत की जो जनसंख्या है वह 127 करोड़ की है। आप कल्पना करो 127 करोड़ लोगों की चिकित्सा 30 लाख डॉक्टर से नहीं हो सकती। एक डॉक्टर अगर ईमानदारी से काम करे सुबह से लेकर के शाम तक मैं चिकित्सा कैंपों में ईमानदारी से सुबह से लेकर के शाम तक जब मैंने काम किया और जब मैं अपना आउटपुट देखता हूं तब मुझे लगता है कि मैं एक दिन में अधिक से अधिक 40 से 50 मरीज से ज़्यादा नहीं देख सकता। एक डॉक्टर की ताकत इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि वो 40 से 50 मरीज से ज़्यादा एक दिन में देख सके, और 365 दिन भी वह इस इफिशियंसी के साथ नहीं काम कर सकता। एवरेज अगर निकाल लो तो एक डॉक्टर एक दिन में 20 से 25 रोगों की चिकित्सा कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। गणित आप लगा करके देख लीजिए कि भारत के 17 लाख डॉक्टर 127 करोड़ लोगों की चिकित्सा नहीं कर सकते। तो हमारे देश में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। चिकित्सकों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जिस दिन भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य हो जाएंगे, शायद उस दिन हम कल्पना कर लें कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो जाए। यह काम कैसे होगा? अभी तक चिकित्सा की पढ़ाई में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, 5.5 साल 6 साल की जो पढ़ाई का जो चक्र है, इस चक्र को मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश किया। कुछ मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों से माहिती लेकर के, जानकारी लेकर के कि भैया आप ये 6 साल तक क्या पढ़ते हो, थोड़ी जानकारी मुझे दो।
तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं मेडिकल साइंस पढ़ने वाला कि जी ज़्यादातर हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या प्रोजेक्ट बनाते, कभी समझा है क्या? जी बोले समझा तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी कॉलेज कहती है कि कुछ प्रोजेक्ट बना कर लाओ। तो 6 साल तक हमारे देश के युवा शक्ति को प्रोजेक्ट बनाने में फंसा करके रख दिया गया है। इस संशय से भी हमें बाहर निकलना है। इस संशय से बाहर निकलने की जो हमारी योजना तब बनी जब हमने महर्षि वाग्भट जी के एक सूत्र को पढ़ा। महर्षि वाग्भट जी का एक सूत्र है, वो सूत्र में कहते हैं कि हम मनुष्यों की चिकित्सा बहुत सरल है, बहुत आसान है। कैसे? तो वाग्भट जी कहते हैं कि 2 चीज़ों को जान लो जीवन में, और उसके बाद हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा खुद कर सकता है। क्या क्या? तो वाग्भट जी कहते हैं कि पहले शरीर को जानिए कि यह शरीर कैसा है, इस शरीर में क्या क्या चीजें हैं। आज के मॉडर्न साइंस की बात करूं तो शरीर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी को थोड़ा समझ लो। शरीर में 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आँख हैं, 2 कान है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है इसको जान लें तो मुश्किल से 12-15 अंग हैं जिनको जानने की ज़रूरत है। तो शरीर के 15 अंगों को जानने के लिए कितना समय लगता है? 2-2.5 घंटा या 2-2.5 दिन कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। तो वाग्भट जी कहते हैं कि शरीर को जान लीजिए और इस शरीर के अंदर जो डालते हैं उसको पहचानिए। हाँ, तो शरीर में हम क्या डालते हैं? रोटी डालते हैं, भाकरी डालते हैं। तो वाग्भट जी कहते हैं भाकरी की तासीर को पहचानो कि क्या है। इस शरीर में हम सब्जी डालते हैं तो सब्जियों के तासीर को पहचानो कि वो क्या है, गर्म है कि ठंडा है, उष्ण है, क्या है। तो कहते हैं शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो। अगर ये 2 काम कोई भी भारतवासी कर ले तो वह अपने शरीर के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है, सबसे अच्छा वैद्य वह अपने शरीर के लिए हो सकता है। क्योंकि अगर शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न हुई है तो उस पीड़ा को स्वयं व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। डॉक्टर उस पीड़ा को नहीं समझ सकता, उस पीड़ा को नहीं महसूस कर सकता, पूछ सकता है केवल। लेकिन पीड़ा का जो दर्द है, इस दर्द को तो वही जाने जिसके शरीर में पीड़ा हो रही है। और जो व्यक्ति अपने शरीर की पीड़ा को जानेगा वही व्यक्ति उस पीड़ा का उपाय भी अच्छा करेगा। तो जब यह माहिती मुझे वाग्भट जी के सूत्रों से मिली तब मुझे लगा कि जब चिकित्सा विज्ञान इतना सरल है तो हमारी सरकारें इसको इतना क्लिष्ट करके क्यों रखी है। पूरे भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इनका 5-6 साल का जीवन क्यों बर्बाद करते हैं। तब मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान का जो कोर्स हमने फ्रेम किया, इस फ्रेम के साथ हमने चिट्ठी लिखी कि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में इस चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कराने की अनुमति सरकार दे। तो सरकार मानने को तैयार नहीं हुई, सरकार का बोर्ड मानने को तैयार नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि जी भारत में जितनी भी थेरेपियां हैं सभी 5.5 साल और 6 साल की है, आप कैसे कम समय में करा सकते हो, ये तो मुश्किल काम है। तो हमने इस पे पूरी लॉजिक निकाल करके दी और फिर एक मुकदमा हुआ हमारे यहाँ मद्रास हाई कोर्ट में। 3 साल तक वो मुकदमा चला और उस मुकदमा में जज के सामने हमारे साथियों ने आर्ग्यूमेंट किया कि क्यों कम समय में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई हो सकती है। और उस आर्गुमेंट की पूरी परख करने के बाद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि बिल्कुल इनका कहना सच है, चिकित्सा इतना मुश्किल नहीं है, हर व्यक्ति अपने शरीर को जानता है, अपने शरीर को पहचानता है, भोजन को भी जानता है, भोजन को भी पहचानता है। अगर इसमें कुछ ऐसा प्रयोग हो रहा है तो इसमें कौन सी बुराई है। और फिर सरकार ने हमें कहा कि जी ठीक है, 1 साल, कम से कम 1 साल में अब लोगों को आप डॉक्टर बनाने का काम कर सकते हो। तो 2012 में जो है यह काम सफल हुआ और तब से 1 साल की जो पूरी पढ़ाई है
इस पढ़ाई में कोई भी भारत का व्यक्ति जो 16 साल से ज़्यादा उम्र का है, 16 साल से ऊपर के उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति जो है वह अपने शरीर को पहचानने का, भोजन को जानने का, चिकित्सा विज्ञान, पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई पढ़ सकता है। और उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद वह अपनी चिकित्सा कर सकता है, अपने परिवार की चिकित्सा कर सकता है, और चाहे तो वह क्लिनिक, ओपीडी और हॉस्पिटल करके लोगों की सेवाएं भी कर सकता है। तो ये सारा कुछ संभव हुआ। इसमें से जो एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जिस तरह से गोबर हमारे शरीर का मिट्टी तत्व की पूर्ति करता है, दूध हमारे शरीर के जल तत्व की पूर्ति करता है, उसी तरह से जो गौमूत्र है यह हमारे शरीर के वायु तत्व की पूर्ति करता है। हमारे शरीर में जो 17,000 नाड़ियाँ हैं, इन नाड़ियों में जो वायु का घूमना होता है, दौड़ना होता है, और उसमें कहीं भी कोई अगर संकट होता है तो इस संकट से निकालने का काम भी गौमूत्र करता है, क्योंकि गौमूत्र में सबसे ज़्यादा वायु है। गौमूत्र दिखता तरल है लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वायु है, और यही वायु हमारे शरीर के वायु का संतुलन बनाता है। अब जो दो चीज़ें रह गई जिसको आज का मॉडर्न साइंस नहीं मानता है, वह है अग्नि, कि इस शरीर में अग्नि है, और उसी अग्नि के कारण हमारा यह शरीर जीवित है, चलता है, दौड़ता है और सारा काम हम करते हैं। और दूसरा जो विषय है वह है चिंतन का विषय, कि प्रकृति ने हमें जो सोचने की शक्ति दी है, यह सोचने की शक्ति किस महाभूत के साथ संबंध रखता है, तो वह आकाशीय तत्वों के साथ संबंध रखता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, या जितने भी जीवों द्वारा जितनी भी क्रियाकलापें की जा रही है, इन सब से जो निकली हुई तरंगे हैं, यह सारा तरंग आकाश में संग्रहित रहता है। तो उन तरंगों का संतुलन भी जरूरी है। अगर उन तरंगों में संतुलन ना बना तो उस तरंगों के नीचे रहने वाले जीव जंतुओं का चिंतन खराब होता है। इसको हमारे ऋषियों ने पहचाना, और पहचान करके एक व्यवस्था कि यह जो शरीर है इसमें अग्नि का संतुलन कैसे करेंगे, और इसमें चिंतन यानी आकाशीय तत्वों का संतुलन कैसे करेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ आदिकाल में, एक बहुत बड़ा प्रयोग हमारे महर्षियों ने किया। उस प्रयोग के बारे में जो मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि विज्ञान की कसौटी पर वह दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल वर्क था, और वह एक्सपेरिमेंटल वर्क था दूध से दही बनाने की कला निकालनी, दही को मथ करके उसमें से मक्खन निकालने की कला, और मक्खन से जल को हटा करके तूप बनाने की कला। यह जो दूध का सतत प्रायोगिक विकास जो हुआ, यह इस सृष्टि का सबसे बड़ा अनुसंधान है, सबसे बड़ी खोज है। आप कल्पना करो, इस धरती पर कोई तो ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसके जीवन में सबसे पहले दूध से दही बना होगा, और कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिनकी हाथों से दही में मथनी लगी होगी, और दही के मंथन की क्रिया से उसमें से मक्खन निकला होगा। कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मक्खन को सबसे पहली बार अग्नि पर तपा करके उसमें से तूप निकाला होगा। इन सारी प्रक्रियाओं पर आप जब गहराई से मंथन करोगे, चिंतन करोगे, तब आपको भी यह सहज महसूस होगा कि यह सृष्टि का सबसे बड़ा अनुसंधान था, सबसे बड़ा अनुसंधान। आज जो बिग बैंग थ्योरी का जो सबसे बड़ा अनुसंधान माना जाता है, इससे कई गुना बड़ा अनुसंधान। क्यों मैं कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि आज जो बिग बैंग थ्योरी में इक्विलाइडर मशीन के अंतर्गत जो परीक्षण किए गए, इस परीक्षण में सारा सार वहीं से लिया गया है। भारत के घरों में दूध से दही बनना और ब्रह्म मुहूर्त में दही में मंथन की क्रिया करना, उस मंथन की क्रिया से मक्खन निकलना, मक्खन से अग्नि निकलना, अग्नि रूपी घृत का निकलना, इन सब को देख करके ही कोलाइडर मशीन में ये परीक्षण किए गए।
आपने अगर इक्विलाइडर मशीन के बारे में पूरा पढ़ा होगा, जिसने गॉड पार्टिकल्स की खोज की, उसमें हुआ क्या? उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को सूरज के प्रकाश के वेग से अधिक गति में 27 किलोमीटर की रेडियस में दौड़ाया गया, और जब उस मॉलिक्यूल्स का स्पीड सूर्य की किरणों से अधिक हो गया, तब दो मॉलिक्यूल्स को टकराए गए, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स टकराए और टूटकर बिखर गए। वह जो मॉलिक्यूल्स टूटकर बिखरा, उसमें से 3 चीजें निकली। 2 ऐसी चीजें निकली जिनके पास आकृति थी। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स जिसकी अपनी आकृति थी, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स सूर्य की लाइट का जो स्पीड है प्रकाश का, उससे ज्यादा गति से जब टकराया, तो टकराने के बाद वह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स टूट गया। और टूटने के बाद इस विज्ञान का एक और सिद्धांत टूट गया कि एटम्स इज नॉट ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। उस एटम्स का जो प्रोटॉन है, यह प्रोटॉन 3 खंडों में टूट गया। 2 खंड टूटे जिनके पास आकृति रही, और 1 खंड ऐसा टूट के निकला जिसके पास कोई आकृति नहीं थी, केवल वह प्रकाश के रूप में था। और उसी प्रकाश रूपी खंड को वैज्ञानिकों ने कहा कि यह ईश्वरीय कण है, इट्स गॉड पार्टिकल्स। और वैज्ञानिकों ने बड़े गर्व के साथ कहा कि हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया। यह सारी चीजें कहां से निकल के आई? हमारे घरों में जो दही मथने की क्रिया है उसी से, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है, शुद्ध हाइड्रोजन। अगर कहीं है वैसा ही हाइड्रोजन जैसा हाइड्रोजन सूर्य में सतत जलता है और उससे अग्नि निकलती है, प्रकाश निकलता है, उससे प्रज्ञा ऊर्जाएं निकलती है, क्रिया ऊर्जाएं निकलती है, ऐसी ही ऊर्जा, ऐसी ही हाइड्रोजन अगर कहीं है इस धरती पर नैसर्गिक रूप में, तो वह गाय के दूध में है, दूध से बने हुए दही में है। दही के मथने से जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दही का जब मंथन होता है, दही के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं, तो टकराने के बाद वहाँ भी वह गॉड पार्टिकल्स निकलता है। इसको हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म ऊर्जा, कि जब दही के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो ब्रह्म ऊर्जा निकलती है। और ऐसा ब्रह्म ऊर्जा जो आकृति धारण करता है और मक्खन के रूप में ताक के ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। इसमें से अगर जल को निकाल दो तो अग्नि होती है, यानी तूप होता है। तूप कुछ नहीं, सूरज में जलता हुआ हाइड्रोजन है। सूरज में जैसा नैसर्गिक स्वच्छ हाइड्रोजन जलता है, यह तूप कुछ और नहीं, हाइड्रोजन है, शुद्ध हाइड्रोजन, जिससे पूरा सौर्य मंडल चल रहा है। तो इस विज्ञान को तो हमारे ऋषियों ने समझ लिया और भारत के हर घरों में इंप्लीमेंट करा दिया। भारत के हर घरों में गाय रही, भारत के हर घरों में दूध दही बना, दही मथा, मक्खन निकला, और मक्खन हमने अपने बच्चों को खिलाया। क्यों? क्योंकि मक्खन में ब्रह्म ऊर्जा है, और ब्रह्म ऊर्जा अगर हमारे देश के बच्चों को मिले तो उनके मस्तिष्क में भी ब्रह्म ऊर्जा उत्पन्न होती है, जागृत होती है। और ब्रह्म का काम है शरीर में चेतना उत्पन्न करना। और यही कारण है कि हमारे भारत में कभी कोई अपराध नहीं घटता था। हमारा भारत में एक कहा जाता था कि राम राज्य था यहाँ पर। राम राज्य यानी यहाँ पर इतनी सादगी, इतनी शुद्धता, इतनी सत्यता कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में किवाड़ नहीं लगाता। ताला हमारे देश में नहीं था। क्यों? इसलिए कि हम पूरे भारतवासी मक्खन खाते थे। हम पूरे भारतवासियों के मन में चेतना जागृत रहती थी, विशुद्ध चेतना। और उसी चेतना का प्रभाव है कि कोई दुर्गुण विचार हमारे मन में नहीं आता था। लेकिन जब कोई दुर्गुनी इस देश में खड़ा होता था हमारी सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, तो वही चेतना विकराल रूप धारण करती थी और असुरों का संहार होता था। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए, उनके सामने असुरों का बहुत बड़ा साम्राज्य इस देश में फैला हुआ था। उन्हें लगा कि अगर इतने सारे असुरों से लड़ना है तो हमारे बाहुओं में बड़ा बल चाहिए, एक बड़ी चेतना चाहिए।
तो उन्होंने मक्खन खाया, अपने घर का भी मक्खन खाया, पड़ोसियों के घर का भी मक्खन खाया, पूरे गांव के लोगों का मक्खन खाया। बोले जितनी गालियां देना है दे दो, जितनी लड़ाई करना है करने दो, जब मैं बड़ा होऊंगा तब यही ब्रह्म ऊर्जा, ब्रह्म चेतना जो मक्खन से मुझे मिल रहा है यही काम में आने वाला है। और उसी चेतना के आधार पर बचपन से उन्होंने जो असुरों को मारने का जो कृति अर्जित किया, असुरों को मारने का जो प्राप्त किया ऊर्जा, जीवन के अंतिम दिनों तक लड़ते रह गए और अंततः उन्होंने इस पूरे भारत में एक अच्छे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कर डाली। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखो तो बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट होती है कि आज भी हम भारतवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं कि कोई भी विदेशी आकर के हमें उल्लू बना करके चला जाता है। कोई भी विदेशी आता है और कोई भी अपनी घटिया चीज को कुछ भी कह करके बेचकर चला जाता है और सहज रूप में हम विश्वास करके ले लेते हैं। कोई भी विदेशी कंपनी आती है, हमारे देश में बीमारियां नहीं होती, विदेशी कंपनियां आकर के प्रोपेगंडा करती है, ये वैक्सीनेशन लगा लो, वो वैक्सीनेशन लगा लो, ये बीमारी नहीं होगी, वो बीमारी नहीं होगी। हम सहज रूप में भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करने के बाद शरीर दे देते हैं, जी लगा लो, जो करना है कर लो। यह सादगी कहाँ से आई? इसी चेतना ऊर्जा से सादगी आई है और हमारी इसी सादगी का गलत फायदा जो है विदेशी कंपनियां उठा रही है। हमारे देश में कुछ साल 5 साल पहले एक हेपेटाइटिस बी का टीका लगने का क्रम चला था और हमारे देश की एक कंपनी ने इसको बुलाया था। हमारे देश के एक घुसखोर नेता ने इस प्रोजेक्ट को लाया था कि भारतवासियों से अगर कुछ कमाना है तो एक ऐसा वैक्सीनेशन लगा कर कमा लो। खरबों रुपए हमारे पॉकेट से लूट कर चले गए और जाने के बाद जो है हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे देश में तो ये बीमारी थी ही नहीं। तो हम तो इतने सीधे सरल सादगी वाले लोग हैं कि कोई भी आकर के हमें उल्टा पाठ पढ़ा करके उल्लू बना करके चला जाता है और हम उसकी बात को मान करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। मैं यहाँ पर केवल इतना ही अब कहना चाहूँगा आप सभी से कि देखो, अगर हमें निरोगी रखना है और थोड़ा भी अगर हम सभी को अगर भारत राष्ट्र से प्रेम है, इस देश से प्रेम है, इस मिट्टी से प्रेम है, तो कल्पना करो संपूर्ण भारत के निरोगी होने का। और इसके लिए केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है और वह रास्ता है 3 करोड़ गैया जो बिल्कुल भारतीय नस्ल की बची है इस देश में। तत्काल प्रभाव से इसका बच जाना है, इसको बचा लेना है और इसका धीरे 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 संवर्धन करना है। और बहुत जल्दी हम भारत राष्ट्र को एक ऐसा राष्ट्र देखें जहां कम से कम एक व्यक्ति पर एक गाय हो, यानी 1947 की पूर्व स्थिति में हम चले जाएं। कम से कम अगर इतना हम कर पाए, हमारे आने वाली पीढ़ियां अगर इतना कुछ कर पाए, तो निश्चित रूप से 2020 का जो सपना है हमारी सरकारों का निरोगी भारत का और भारत के 127 करोड़ लोगों को चिकित्सा मुहैया करने का, इस सपना को हम पूरा कर सकते हैं। भले यह सरकार का सपना हो, लेकिन है तो सपना हमारे लिए, है तो सपना भारत की जनता के लिए। तो यह जो कार्यक्रम है इसमें हम भाग लें गाय को बचाने के कार्यक्रम में। और गाय और उनका गव्य का जो विज्ञान है वह बहुत तेजी के साथ जो है सो विकसित हो रहा है। चिकित्सा की अगर बात करूं तो पंचगव्य चिकित्सा का भी विकास और इसका प्रसार बहुत तेजी के साथ हो रहा है। दुनिया में लगभग जितनी भी बीमारियां है, जितनी बीमारियां मैंने सुनी है, लगभग सभी बीमारियों पर हमारे वैद्यों ने, चिकित्सकों ने भरपूर काम किया है। और मैं अब जो है निश्चिंत रूप से कहता हूं लोगों को कि दुनिया का कोई भी रोग गाय के शब्दकोश में असाध्य नहीं है। अभी तक की थेरेपियों ने जितनी बीमारियों को असाध्य कहा है, ये सारी बीमारियां गाय की शरण में आने के बाद साध्य हुआ है। चाहे वह कैंसर की बीमारी हो, चाहे वह एड्स की बीमारी हो, चाहे सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो, या चाहे तो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो। कुछ ऐसी बीमारियां हमारे देश में है जो बहुत कम लोगों को है, लेकिन उन बीमारियों के ऊपर दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि जी इन बीमारियों की चिकित्सा कभी हो नहीं सकती।
थैलेसीमिया नाम की भी एक बीमारी है, इसके बारे में भी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी चिकित्सा संभव नहीं है। पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान गए। जापान में जब वे प्रवास पर थे तब उन्हें एक युवा वैज्ञानिक मिला और उसने दावा किया कि मैंने एक थैलेसीमिया के मरीज को ठीक किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया। ये तो बहुत सुखद बात है, लेकिन पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान का आपको सच बताऊं कि पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान ने अभी तक भारत के 3 थैलेसीमिया के मरीजों को पूरी तरह महर्षि वाघभट्ट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषि क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बनेगा।